Hello students, how are you? My name is Himan Shukla and I had brought a video lecture for all of you in this pandemic situation that totally depends on class 10th, and the topic is light, as you can see. So without any delay, let's start the lecture. The lecture says light. Light is a chapter in CBSE class 10. Okay, so what do you mean? The prominent question arises with us that what do you mean by light? We will say light is a form of energy which produces sensation of sight. Sensation of sight का मतलब जब लाइट हमारी आंखों पर आकर गिरती है तो जिस चीज से रिफ्लेक्ट होकर वो गिरती है वो चीज हमें दिखाई पड़ती है। अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल है तो आप कहेंगे कहीं आउटसोर्स से कोई लाइट आ रही है और वो लाइट आकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, और जब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों पर आती है तो हमें वो चीज विजिबल होगी। अगर मान लीजिए आउटसोर्स से कोई लाइट नहीं आ रही है, इन केस मान लीजिए आप किसी एक अंधेरी रोड पे चले गए जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं है, तो क्या आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट विजिबल होगा? बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। व्हाई सेंसेशन? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सेंस ऑर्गन में ही कोई डिफेक्ट है तो यू विल नॉट एबल टू सी, तो उसके लिए आप लाइट को दोषी नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? सो इट इज एन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, और ये एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो ऐसी वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलरली अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेके चलती हैं और उन्हें प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए ईएम वेव का चार्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। ऑल्दो दिस इज the what I am teaching, it is just above the NCERT level. It's start with a word which you can learn, Rami Vox G. What the word you have to learn? You have to learn a word Rami Vox G. R for radio wave, M for microwave, I for infrared, V for visible, U for ultraviolet, X for X-rays, G for gamma rays, as you can see over here. Now, penetration of the Earth atmosphere. Which can penetrate the Earth atmosphere? Yes, radio wave can penetrate, microwave can't penetrate. Then visible region can penetrate, and all these can't penetrate. You can see no is written over here. We have already seen the penetration. After that we are coming radiation types of, उनकी वेवलेंथ क्या है? तो 10 की पावर 3, और अप्रोक्सीमेटली स्केल वेवलेंथ की क्या है, मतलब कितनी लंबी चौड़ी वेवलेंथ हो सकती है? बिल्डिंग के बराबर लंबी चौड़ी होगी, 10 टू द पावर 3। देखिए बिल्डिंग्स का साइज दिया हुआ है। देन माइक्रोवेव 10 टू द पावर -2, बटरफ्लाइज। देन इंफ्रारेड नीडल के बराबर। विजिबल रीजन अमीबा। अल्ट्रावायलेट molecules, X-rays, atom, gamma rays, atomic nuclei. So as you can see very clearly, as we are proceeding in this way, the wavelength are decreasing. What is happening? Wavelength decreasing. Is it clear? But in the form of frequency, we will see as we produce like this way, frequency also decreasing. Can you see the chart? अगर हम रमी वुक्स जी में R से G की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और G से R की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी का चार्ट क्या है? यहां पर 10 टू द पावर 4 होगी रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की 10 टू द पावर 8 होगी, इंफ्रारेड की 10 टू द पावर 12 होगी, विजुअल की 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 20। ये सब आपको अभी याद नहीं करना है, ये आप हायर क्लासेस में याद करेंगे, लेकिन एक आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे वही आप क्लास 12th में कैरी करके जाएंगे। सेम, दे आर कॉपी एंड पेस्ट। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एट विच दीज रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ एमिटेड, then the temperature will be this,
this and this. This is only the concern for your extra knowledge. अगर कोई पूछे कि सीबीएसई एग्जामिनेशन में सर ये आएगा, तो आई विल से कि नहीं, सीबीएसई एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन एनटीएसई एग्जाम में जरूर ये आ सकता है. नाउ द थ्योरी इज अबाउट द लाइट. लाइट के बारे में थ्योरी क्या कहा जा रहा है? लाइट के बारे में कहा है, न्यूटन ने सबसे पहले बोली कॉर्पस्कुलर थ्योरी. तो न्यूटन ने कहा कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस विद अ ग्रेट स्पीड एंड अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पसल्स. न्यूटन ने कहा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं और बहुत तेजी से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉर्पसल्स थ्योरी. दिस थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है जब दो लाइट वेव्स मिलती हैं तो इंटरफेयर होकर एक थर्ड प्लेटफॉर्म बनता है जाके, तो उसको एक्सप्लेन करने में. या डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा पेड़, ट्री लगा रहता है और ट्री में ऊपर से लाइट आकर गिरती है, तो आपने देखा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन द एजेस, बेंडिंग ऑफ द लाइट ऑन द एजेस. तो आप कभी भी देखिए बहुत बड़ी पत्ती की अगर आप नीचे इमेज देखें तो वो राउंड इमेज मिलेगी, गोल इमेज मिलेगी. लाइट क्या होगी? थोड़ी सी बेंड हो जाती है. बेंड हो जाती है मतलब अपने आप उसका शेप थोड़ा सा चेंज कर लेती है. अगर मान लीजिए इस तरीके से इररेगुलर लेमिना है और अगर इसकी इमेज बन रही है तो ये हल्की सी इमेज छोटी होगी और गोल हो जाएगी, अपने आप गोल हो जाएगी इसकी इमेज. तो क्या होगा? ये लाइट बेंड हो गई. मतलब फॉर एग्जांपल लीफ का एग्जांपल सबसे बड़ा है कि अगर आप लीफ को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और फिर उसकी सन की रेज में उसकी इमेज देखेंगे तो नीचे वो राउंड इमेज मिलेगी. तो क्या वो अपने एजेस पे बेंड हो गई, तो उसे बोलेंगे डिफ्रैक्शन. हम तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई. Wave nature of light. Light waves are electromagnetic waves, so there is no need of the medium to propagate these waves. मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है और वो वैक्यूम में भी ट्रैवल होती है और इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. और इसीलिए लाइट ईयर भी टाइम को कैलकुलेट करने का एक तरीका माना गया है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि व्हेन द लाइट ऑफ सन फॉल्स ऑन एनी प्लेट इट विल स्टार्ट एन एमिशन. एक एमिशन स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जो हमारे पास सोलर प्लेट्स होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, हैं, या बहुत टाइप की इस तरीके से चीजें होती हैं, वो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा. ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे आगे जाके. अभी फिलहाल आप बस इतना जान लें कि ये वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक को नहीं सपोर्ट कर पाई थी, इसलिए कैंसिल हो गई. प्लैंक गेव अ न्यू थ्योरी विच इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. अब प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नई थ्योरी दी थी जिससे क्या बोला गया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल लाइक सीजियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट, दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं बहुत एक तरीके से एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, अगर उनके ऊपर गिरती है लाइट तो वो क्या करते हैं? अपने आप एमिशन शुरू कर देते हैं, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द आइंस्टीन. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सही तरीका बनाया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बनाया था E = h nu, वेयर न्यू इज नोन एज फॉर द फ्रीक्वेंसी. आइंस्टीन ने कहा था कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि किस लाइट के ऊपर कितनी एनर्जी है. कभी भी लाइट की स्पीड के ऊपर या लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करती कि उसके पास कितनी एनर्जी है. लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि लाइट के पास कितनी एनर्जी है. तो ये फिनोमेना सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हुआ आइंस्टीन का, और ये सबने माना कि हाँ लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है. तो अब आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर कि जिस लाइट के पास जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है ना. यहां पर देखिए इस सेटअप में ऊपर आकर देखते हैं, अगर हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो हम वेवग्योर देखते हैं. क्या देखते हैं? वेवग्योर. देखिए R यहां पर है और V यहां पर है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी ज्यादा होगी उसकी हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी. ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यूज में भी करेंगे. ये इनवर्स फॉर्म में रखा रहता है हमेशा. रेनबो जैसे उल्टा बनता है वैसे ही ये भी बनता है. वॉयलेट इधर आएगा, रेड इधर आएगा विजिबल लाइट में. हमेशा ध्यान रखना, ये आपके काम की चीज है. नीचे आइए देखिए. अब
प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? एक प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक ने अपना एक कांस्टेंट बनाया जिसकी वैल्यू ये होती है, और वहां पर आइंस्टीन ने प्लैंक कांस्टेंट को यूज करते हुए बोला सम फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर एक्सप्लेन्ड with the help of wave theory, but the wave theory failed to explain the photoelectric effect, and it was explained successfully by quantum theory, and this quantum theory was given by the Einstein. So wave nature और particle nature. तो finally ये decide हुआ कि light के पास wave nature भी होता है और light के पास particle nature भी होता है। तो light जो होती है वो dual nature में exist करती है। light कैसे exist करती है? लाइट डुअल नेचर में एग्जिस्ट करती है। लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट हमारे पास किस टाइप के होंगे? जो भी लाइट के सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो ल्यूमिनस होते हैं या नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जिनके पास खुद की सेल्फ की लाइट है, जैसे मान लीजिए सन मान लीजिए, आप लैंप मान लीजिए, आप ट्यूबलाइट मान लीजिए, आप बल्ब मान लीजिए, इनके पास खुद की लाइट है। दे आर नोन एज ल्यूमिनस सोर्सेज। एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होते, वो किसी की लाइट को कॉपी करते हैं, वो किसी की लाइट को कॉपी करके रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बल्ब जलाएं और उसके सामने एक मिरर को रख दें, तो मिरर क्या करेगा? मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरे डायरेक्शन में, तो दूसरे डायरेक्शन में भी रोशनी हो जाएगी। एक और मिरर को रखें तो दूसरे डायरेक्शन में भी रोशनी हो जाएगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अगर हमें छोटे से बल्ब से बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए तो आप क्या करें? आप अपने कमरे की दीवारों पर मिरर्स लगवा लें। जैसे जिम होता है, जिम में अगर आपने देखा होगा, जिम में लाइट चली जाती है और आप छोटी सी लाइट जला लें, आप फ्लैश जला लें अपने मोबाइल का, तो जिम में बहुत सारी रोशनी हो जाती है। क्यों? मल्टीपल मिरर्स लगे हुए थे और वो मिरर्स क्या करते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज की तरीके से वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करने लगते हैं उस लाइट को, तो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट प्रोपोगेट कैसे होती है? लाइट जो भी प्रोपोगेट होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट जो भी प्रोपोगेट होती है वो कैसे प्रोपोगेट होती है? लाइट प्रोपोगेट होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, चाहे वो मीडियम में प्रोपोगेट हो या वो वैक्यूम में प्रोपोगेट हो। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पाथ में है तभी उसका पाथ चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वो उसका पाथ को चेंज करते हैं वो देखते हैं जरा। ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आ गया तो वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। भाई मान लीजिए आपने एक टॉर्च की लाइट जलाई और सामने एक दीवार है, आपने टॉर्च की लाइट जलाई, दीवार से टकरा के लाइट वापस आ गई। सामने एक मिरर है, मिरर से टकरा के लाइट वापस आ गई, उस तरफ नहीं गई। ये सारे क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या कहता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है कि एक बिल्कुल ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मिरर वाला ग्लास नहीं है। आपने लाइट जलाई तो क्या होगा? थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी कुछ अमाउंट, और बाकी सारी लाइट उस तरफ चली जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। तो देखें, ओपेक ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन, वेयर एज ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मींस ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की। एयर की भी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। हम रिफ्रैक्शन में उसको बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की एयर भी हो सकती है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन कॉज होता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्शन कॉज होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा होता है इन विच लाइट ट्रैवल तो होती है लेकिन ये रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है, बट इट्स इंटेंसिटी रिड्यूसेस रैपिडली, मींस धीमे धीमे इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑयल, या फिर स्पेशल टाइप के मिरर्स, वो ग्लासेस होते हैं, स्क्रिबल्ड ग्लासेस जो आपने देखे होंगे, मोस्टली बाथरूम ग्लासेस में यूज होते हैं। वो क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, लाइक बटर पेपर ऑल्सो नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे मूव करती है? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सीधे मूव करती है। मैंने बोला वो तब तक सीधे मूव करेगी जब तक उससे आगे कोई टकराएगा नहीं। अब वो टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट।
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब आप पढ़ाई करिए तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ये सारी चीजें याद हो जाए एकदम से। और इसीलिए मैं आपके लिए नोट्स भी साथ में लेके आया हूं कि अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। Now, the characteristics of light. Characteristics of light क्या है? Light is an electromagnetic wave. Light travels in a straight line. The speed of light is 3 into 10 to the power 8. It does not require any medium to travel. The velocity of light changes when it travels from one medium to the another medium. अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल हो रही है तो उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, है ना। अब उसकी वेलोसिटी चेंज होने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, आगे अपन पढ़ेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। देखिए वेलोसिटी भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होती, क्या, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स डिपेंडेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जरा समझिए, मैंने कहा कि सन की लाइट आ रही है, तो सन की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके पैरेलल कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर लाइट पड़ रही है, एक सामने ट्यूबलाइट जल रही है, तो इस ट्यूबलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता। वो दूसरी ट्यूबलाइट तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन हम कहें कि ट्यूबलाइट की लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें बल्ब से मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ट्यूबलाइट की लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें सन से मिल जाए, नॉट पॉसिबल। हाँ कभी कभी हम कहते हैं कि अब सन देखिए, सन दो तरीके के आएंगे। अगर आप विंटर्स में देखें तो सन थोड़ा लो होगा, समर्स में देखें तो सन थोड़ा हाई होगा इंटेंसिटी में, तो उसकी इंटेंसिटी हाई लो होगी, समझ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लो नहीं होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही है जो पहले थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हाई लो है। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो किसी की चेंज नहीं हो सकती। वेयर इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, मींस जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया। जब समर्स में सन हमारे पास आ जाता है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं पर यूनिट एरिया, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब विंटर्स में दूर चला जाता है सन तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे ऊपर से कम हो जाते हैं, इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाती है। नाउ light get reflected from the polished surface such as mirrors or other surfaces. Light undergoes the refraction with bending of the one and the transparent medium. Now these are the concepts. So according to the current scientific theory, no material particle can travel greater than the light in vacuum. लेकिन हाँ साइंटिस्ट लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार कोशिश में लगे हुए हैं फाइंड आउट करने के लिए कि लाइट से ज्यादा तेज क्या चल सकता है। उन्होंने दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मर्ज करके कोशिश भी की है। हाँ अगर हम अपने माइथोलॉजिकल टर्म्स में जाएं तो एक चीज है जो लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकती है, उसका हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, वो माइथोलॉजिकल वीडियो होगा, इसलिए उसका साइंस मतलब माइथोलॉजी जो हमारे वैदिक साइंस है उससे रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। उसमें क्लेम किया गया है कि लाइट से भी ज्यादा तेज चलने वाली चीज है एक, तो आई विल टेल यू इन दैट। डेफिनेशंस क्या कहती हैं, when light ray are incident on a opaque polished surface, these return back in the same medium. This phenomena is known as reflection of light. अगर कभी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखने के लिए आए बोर्ड में पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये दो लाइनें लिखनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सरफेसेस, अब सरफेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, या इनकी डेफिनेशंस को कैसे हम रिजेंबल करेंगे, जरा देखिए। अगर हमने मान लिया कि ये हमारे पास प्लेन सरफेस है यहां पर, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिससे लाइट टकरा कर वापस आ रही है उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे बोलेंगे हम, जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस जगह पर लाइट गिर रही है जाके इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज point of incident. Is it clear? This is known as point of incident. दूसरी बात नॉर्मल, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सरफेस के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सरफेस के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल।
ध्यान रखें। नाउ इंसिडेंट रे, जो लाइट इस पॉइंट पर गिर रही है, इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, यहां इस पॉइंट पर गिरने के बाद ये दोबारा उठकर वापस जाएगी और इस वापस जाने वाली लाइट को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल इंसिडेंट रे से और नॉर्मल के बीच में बनाया जाए उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। बहुत सारी केसेस में यहां पर एंगल दे दिया जाता है और बच्चे उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं। फिर से ध्यान रखिए, आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसी भी कीमत में। इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही इंसिडेंट एंगल होगा। यार नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उस समय पे। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, कि जिस जगह पर गिर रही है या जो प्लेन है, एक प्लेन बनाया जाता है, 3 डायमेंशनल एक प्लेन रहेगा हमारे पास, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ इंसिडेंट। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये जो प्लेन बन रहा है आपको नॉर्मल और इसके साथ, इसे बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ये जो प्लेन बन रहा है ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारे पास। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं इसी में। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे गिरेंगे भाई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी पे लाइट गिरेगी, इसी पे लाइट उठेगी, इसी पे लाइट गिरेगी, इसी पे लाइट उठेगी। होगा कि नहीं होता? सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा? ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। A ray of light striking the surface normally retraces its path। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली बच्चों से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई लाइट यूं स्ट्राइक करेगी तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस वे। ऐसा क्यों होगा? व्हाई इट हैपेंस सो? सोचिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए ना, अभी मैंने आपको क्या बोला, लाइट स्ट्राइक यहां कर रही है और नॉर्मल कहां होगा? यहीं पे भी नॉर्मल है, यही नॉर्मल है। तो देखो नॉर्मल और लाइट के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? जीरो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गए? जीरो। इसलिए वो रिट्रेस कर जाती है। समझ में आई बात? Laws of reflection are also obeyed when light is reflected from spherical or curved surfaces। अब उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे फॉर्मेट में देखते हैं क्या है। हमारे पास आता है रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। किस टाइप का रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है? देखिए, द फिनोमेना ड्यू टू विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम स्ट्राइक्स टू सम पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंस्ड बैक when I is equals to R, that is known as regular surface। रेगुलर सरफेस का एग्जाम्पल मान लीजिए, ये हमारे पास कोई मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। अब इससे पैरेलल लाइंस आकर टकराई, इस तरीके से पैरेलल लाइंस आकर टकराई, तो ये पैरेलल लाइंस कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। दिस विल बी देयर रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। देखिए इस तरीके से ये इंसिडेंट हुई और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुई। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। जनरली हम जो स्टडी करेंगे वो इसी रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कोई भी स्टडी नहीं करेंगे। बस यहां पर क्योंकि लाइट की बात करी है तो लाइट में इंट्रोडक्शन में सारी चीजें मेंशन करनी है इसलिए, लेकिन मोस्टली हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी के बारे में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का मतलब यह क्या होता है कि जो मतलब डिस्ट्रैक्टेड रिफ्लेक्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि इस तरीके से कोई सरफेस है, जैसे कि आपको बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं, सब बच्चों ने खेला होगा क्रिकेट, तो सारे ही बच्चे खेलते हैं। और क्रिकेट में अगर आपने कभी क्रिकेट खेला हो, आप सोचिए बिल्कुल मार्बल वाली एकदम पॉलिश्ड
जमीन पर आप क्रिकेट खेलें, घर के बालकनी में आप जाके क्रिकेट खेलें जहां पे बिल्कुल सीमेंटेड जमीन है और पॉलिश जमीन है या मार्बल लगे हुए हैं, तो आप बॉल को यूं फेंकेंगे और बॉल रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू उठेगी और बैट्समैन उसे खेलेगा। लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब आप रोड साइड पर अगर जाकर क्रिकेट खेलें या आप कहीं ऐसी पथरीली जमीन पर जाकर क्रिकेट खेलें जहां पर बीच में पत्थर निकले हुए हों, या हम कहें कि जो रेलवे ट्रैक देखी होती है जिसके ऊपर पत्थर डले रहते हैं, आप ऐसी ट्रैक आप समझ रहे हैं पथरीली जमीन कैसी, जैसी रेलवे ट्रैक की जमीन होती है, बीच बीच में पत्थर नुकीले पत्थर निकले रहते हैं, आप वहां पर क्रिकेट खेलें और आप वहां पर बॉल फेंकें, तो आप देखेंगे आपने बॉल तो सीधे फेंकी लेकिन किसी पत्थर से टकरा के वो बॉल किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, तो पता चला जो आपने सही बॉल फेंकी वो वाइड बॉल हो गई और जो वाइड बॉल फेंकी वो विकेट में अंदर चली गई और उसने विकेट ले लिया। तो इस तरीके का इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन मान लो जैसे ये यहां टकराया, अब ये टकराने के बाद इस डायरेक्शन में उठना चाहिए लेकिन ये इस डायरेक्शन में उठ गया यूं इस तरीके से। दूसरी लाइट मान लो ये पैरेलल आई, ये यूं टकराई, ये टकराने के बाद यूं उठनी चाहिए लेकिन ये यूं चली गई, है ना। तीसरी लाइट मान लो इस डायरेक्शन में आई और यूं टकराई, यूं टकराने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कब होता है? रफ सरफेस में होता है हमेशा, है ना, पथरीली जमीन में होता है। और इसकी एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उसके डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो फॉर दिस सेशन, इस क्लास के लिए यहीं तक। द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन द प्लेन मिरर। स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। If you have liked the video, then please subscribe, share and like. Physics by HS Sir, only at one place, Quark Online Classes.